हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे दूसरा कर्नाटिक वॉर। पहला कर्नाटिक वॉर ऑलरेडी हो चुका है। ये वॉर 1749 से लेके 1754 तक हुई थी। जानते हैं इसका बैकग्राउंड। तो देखते हैं इस वॉर की कोर्स क्या था, किस तरह से ये वॉर इनिशिएट हुई और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो पहली बात ये है कि जो पहला कर्नाटिक वॉर था, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, उससे ये बात साफ हो गई थी कि यूरोपियन की जो वेल ट्रेंड आर्मी है उसके सामने इंडियन प्रिंसेस की बड़ी आर्मी भी किसी काम की नहीं है, वो बेकार है। दूसरी बात ये है कि जो फ्रेंच गवर्नर थे जनरल डुप्लिक्स, वो जानते थे कि वो एडवांटेज ले सकते हैं, वो एडवांटेज लेना चाह रहे थे इंडियन किंगडम का, ताकि वो फ्रेंच एम्पायर को इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकें। तो वो उन्होंने सीधी सी बात सोची कि अगर आपको कुछ भी करना है, आपको अपनी एम्पायर सेट करनी है, तो आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना इंटरफेयर करना शुरू किया। इंटरनल पावर स्ट्रगल्स जो भी होते थे इंडिया में, इंडियन चीफ्स के आपस में जो स्ट्रगल थे, उनमें इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और ये इस तरह से वो उन्होंने अपना प्लान आगे बढ़ाया। तीसरी बात ये है कि इंग्लैंड और फ्रांस वैसे तो पीस पे थे, शांति दोनों के बीच में चल रही थी। यूरोप में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इंडिया में सदर्न पार्ट में, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, वहां पे दोनों की कंपनीज के बीच में टेंशन बनी हुई थी, पहले ही कर्नाटिक वॉर की तरह ही। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसको एक फ्लो चार्ट से समझेंगे, क्योंकि जो दूसरा बैटल है कर्नाटिक का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें एक तरफ निजाम में भी प्रॉब्लम चल रही थी और एक तरफ कर्नाटिक के नवाब आरकॉट में, मतलब वहां पे भी एक एम्पायर के लिए टसल चल रहा था, मतलब कि किसके पास ये एम्पायर जाएगी, इस बात को लेके विवाद थे। तो अब इसको समझते हैं एक फ्लो चार्ट से जो बैटल को दिखाएगा। ये है एक समराइज फ्लो चार्ट जो कि दिखाएगा किस तरीके से दोनों तरफ बैटल चल रहे थे। तो देखते हैं, एक तरफ थे हैदराबाद और एक तरफ था कर्नाटिक। कर्नाटिक के जो नवाब थे वो थे अनवरुद्दीन खान और जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो थे आसफ जाह। 1748 में हुआ ये था कि आसफ जाह की डेथ हो जाती है, तो एम्पायर में एक टसल आता है कि ये एम्पायर किसके पास जाएगी, और ये प्रॉब्लम आती है मुजफ्फर जंग के बीच में और नासिर जंग के बीच में। नासिर जंग आसफ जाह का ही बेटा था, जबकि मुजफ्फर जंग उनका कोई रिश्तेदार था। तो हुआ ये कि यहाँ से मुजफ्फर जंग ने फ्रेंच की हेल्प ली अनवरुद्दीन खान को अटैक करने के लिए। अब अनवरुद्दीन खान को अटैक क्यों किया? असल में हुआ ये था कि अनवरुद्दीन खान नासिर जंग को निज़ाम बनते देखना चाहते थे और वो नासिर जंग को सपोर्ट करते थे। ये बात मुजफ्फर जंग को पसंद नहीं आई। उन्होंने फ्रेंच के साथ मिलके अटैक कर दिया अनवरुद्दीन खान पर, और उस अटैक में जो बैटल हुआ था वो था बैटल ऑफ अंबूर, और ये 1749 में हुआ था। तो अनवरुद्दीन खान की इस बैटल में डेथ हो जाती है। तो सोचने वाली बात है कि किसी को सिर्फ सपोर्ट करने की सजा उनको क्या मिली? मौत। तो अब देखते हैं, क्योंकि आरकॉट में यानी कि कर्नाटक में भी अनवरुद्दीन खान नवाब की डेथ हो गई थी, तो वहां पर भी एक टसल आ गया, सेम इसी की तरह जैसे यहाँ पर आया था। तो अब इस टसल में जो पार्टिसिपेंट थे वो थे मोहम्मद अली और चंदा साहब। चंदा साहब एक पुराने नवाब थे, वो उनके बेटे थे। कोई पुराने नवाब थे अनवरुद्दीन खान से पहले भी, चंदा साहब उनके बेटे थे। ये भी पावर लेना चाह रहे थे और मोहम्मद अली भी पावर लेना चाह रहे थे। अब देखते हैं किसके पास जाता है। मोहम्मद अली, तो जब प्रॉब्लम ये शुरू हुई तो मोहम्मद अली ट्रिची भाग गए, ट्रिची चले गए और ट्रिची फोर्ट में जाके, जो ट्रिची का किला था, वहां जाकर वो रहने लगे। तो इस हिसाब से अगर एक बंदा चला गया और एक ही बचा, तो वो चंदा साहब जो थे वो बन गए अल्टीमेट नवाब, मतलब वो नवाब वहां के बन गए, और मोहम्मद अली जाके ट्रिची फोर्ट में रहने लगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या चल रहा था। यहाँ पे मुजफ्फर जंग ने फ्रेंच के साथ तो वो जो हराया था ही, उसके बाद फ्रेंच ने नासिर जंग को मार दिया था। नासिर जंग दूसरे कंटेंडर थे पावर के, उनको फ्रेंच ने मार दिया। इसके बाद मुजफ्फर भी यहाँ निज़ाम बन गए, लेकिन कुछ महीनों बाद मुजफ्फर की भी मौत हो जाती है। तो अब बात आती है कि अब कौन बनेगा। तो एक डील साइन होती है सलाबत के बीच में और फ्रेंच के बीच में। तो सलाबत को नया निज़ाम बना दिया गया, लेकिन फ्रेंच इसके बदले में 4 डिस्ट्रिक्ट लेते हैं सलाबत से नॉर्दर्न सिरकास में 4 रिच डिस्ट्रिक्ट्स लेते हैं सलाबत को निज़ाम बनाने के एवज में। और फिर यहाँ वापस आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि मोहम्मद अली ट्रिची फोर्ट में रह रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव ने ये बात जानी, जो कि ब्रिटिशर थे। अब हमें ये पता है कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की बनती नहीं थी आपस में।
तो ये मौका अच्छा था ब्रिटिशर्स के पास फ्रेंच से लड़ाई लेने का। तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिशर्स ने मोहम्मद अली को सपोर्ट किया और चंदा साहब पर अटैक कर दिया। चंदा साहब पे अटैक कर दिया ताकि नवाब बना सके मोहम्मद अली को कर्नाटक का। तो अब हुआ ये कि ब्रिटिश वर्सेस चंदा फाइट शुरू हो गई, बहुत सारे बैटल हुए, चंदा साहब लास्ट में हारे और मोहम्मद अली फाइनली नवाब बन गए कर्नाटक के। तो ये थी पूरी स्टोरी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब तक हमने देखा है कि सारे बैटल का एंड किसी न किसी ट्रीटी से होता है, तो इस बैटल का भी सारा एंड ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ही हुआ। तो अब देखते हैं इस बैटल के इफेक्ट्स क्या रहे सेकेंड कर्नाटिक वॉर के। तो 3 इफेक्ट है। पहली बात तो ये है कि फ्रेंच को तो नॉर्दर्न से विकास मिल गया था, हमने पढ़ा सलाबत से, लेकिन जो डुप्लिक्स थे, जो फ्रेंच जनरल थे, उनका क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी बुराइयां हुई उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लॉसेस किए थे फ्रेंच कंपनी को, तो फ्रेंच अथॉरिटीज की बीच में वो बहुत क्रिटिसाइज हुए थे। दूसरी बात, प्रॉब्लम इतनी थी, इतना लॉस हुआ था कि डुप्लिक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया कि तुम वापस आ जाओ। उसके बाद उनको रिप्लेस किया गया चार्ल्स रॉबर्ट गॉडिगू से, जो उन्होंने ही ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी को साइन किया था। अब देखते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के हिसाब से हुआ क्या था। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के हिसाब से एज पर द ट्रीटी, द इंग्लिश और द फ्रेंच दोनों, मतलब इंग्लिश और जो फ्रेंच थे, वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे, सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज में रहेंगे इंडिया में, और किसी भी सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिकल कोई भी राजनीतिक अफेयर में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम बनती थी आगे चल के। तो डुप्लिक्स को हटाया गया और ये 2 बातें और हुई।